आदर्श विद्या मंदिर की ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। मैं अशोक भोजक आपका हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूँ। जैसा कि हमने पिछली क्लास में पढ़ा था, साझेदारी का अर्थ, साझेदारी की विशेषताएं और साझेदारी के प्रकार। आज हम पढ़ेंगे साझेदारी संलेख। लेकिन पिछली क्लास में हमने देखा था कि हमने साझेदारी की विशेषताएं को रिवाइज किया था, अर्थ को रिवाइज किया था, प्रकार को रिवाइज नहीं किया था। साझेदारी को कितने भागों में बांटा गया है? साझेदारी को 4 भागों में बांटा गया है। उद्देश्य के आधार पर, समय के आधार पर, वैधता के आधार पर और चौथा कौन सा है बताओ? दायित्व के आधार पर। चौथा दायित्व के आधार पर। दायित्व के आधार पर 2 भागों में बांटा था। कौन सा? सीमित दायित्व और असीमित दायित्व। उद्देश्य के आधार पर 2 भागों में बांटा था। कौन सा है? ऐच्छिक और कौन सी साझेदारी है? ऐच्छिक साझेदारी और विशेष साझेदारी। और निश्चितकालीन और अनिश्चितकालीन। समय के आधार पर वैधता में वैध साझेदारी और अवैध साझेदारी। जो पिछली क्लास में आपने पढ़ा था उसको हमने रिवाइज किया है। आज हम पढ़ेंगे साझेदारी संलेख। साझेदारी संलेख किसे कहते हैं और इसकी आवश्यकता क्यों पड़ती है? साझेदारी संलेख किसे कहते हैं और इसकी आवश्यकता क्यों पड़ती है, इसको हम पढ़ रहे हैं। साझेदारी संलेख क्या है, पहले तो हमें ये देखना है। साझेदारी संलेख, पार्टनरशिप डीड कहते हैं अंग्रेजी में क्या कहते हैं? पार्टनरशिप डीड। अंग्रेजी में से कहेंगे पार्टनरशिप डीड। पार्टनरशिप डीड क्यों बनाई जाती है ये हमें जानना जरूरी है। पार्टनरशिप डीड क्या है? जैसा कि हमने विशेषताओं में पढ़ा था, समझौता। व्यापार, जो साझेदारी व्यापार है, इसमें समझौते का होना जरूरी होता है, लेकिन समझौता लिखित हो या मौखिक हो ये अनिवार्यता नहीं है साझेदारी में। साझेदारी अधिनियम में ऐसी कोई अनिवार्यता से संबंधित कोई प्रावधान नहीं है। लेकिन साझेदारी संलेख क्या है ये हमें उसी समझौते के आधार से हम समझ पाएंगे कि साझेदारी संलेख किसे कहते हैं। साझेदार जो व्यापार कर रहे हैं, साझेदारी फर्म के रूप में जो साझेदारी चल रही है, उसमें साझेदारों के बीच में जो लिखित समझौता होता है वह साझेदारी संलेख कहलाता है। जैसा कि मैंने समझौते में बताया था कि अनिवार्यता नहीं है, मौखिक या लिखित हो सकता है, लेकिन भविष्य में विवाद से बचने के लिए साझेदारी में लिखित समझौता कर लेना चाहिए, जिससे कि भविष्य में विवाद का निपटारा आसानी से किया जा सकता है। तो साझेदारी संलेख उसी साझेदारी संलेख का अर्थ उसी के अंतर्गत हम पढ़ रहे हैं। पार्टनरशिप डीड, जिसको अंग्रेजी में कहते हैं कि साझेदारों के मध्य लिखित समझौता, साझेदारों के मध्य लिखित समझौता होना। साझेदारी में साझेदारों के मध्य लिखित समझौता क्या कहलाता है? साझेदारी संलेख कहलाता है। जो लिखा हुआ होता है समझौता, जो एग्रीमेंट लिख के किया जाता है, लिखित समझौता होता है, वो साझेदारी संलेख कहलाता है, पार्टनरशिप डीड कहलाता है। क्यों आवश्यक है और इसके अंतर्गत क्या क्या लिखा जाता है ये हमें जानना जरूरी है। साझेदारी संलेख में क्या क्या लिखा जाता है? साझेदारी संलेख में लिखी जाने वाली मुख्य बातें या कि कौन कौन सी बातों का उल्लेख किया जाता है साझेदारी संलेख में। जैसा कि आपने पढ़ा, साझेदारी संलेख लिखित समझौता है साझेदारों के मध्य। अब पढ़ रहे हैं साझेदारी संलेख में लिखी जाने वाली मुख्य बातें।
मुख्य वो बातें जो साझेदारी संलेख में लिखी जाएगी, वो मुख्य बातें हम पढ़ रहे हैं, जिनका उल्लेख हम कर रहे हैं कि भविष्य में अगर साझेदारों के मध्य कोई भी कंट्रोवर्सी होती है, विवाद की स्थिति आती है, तो ये वो बातें होगी जो भविष्य में उनके विवाद का निपटारा करेगी। तो वो विवाद ना हो, उस स्थिति में साझेदारी संलेख लिख कर रख लेते हैं। साझेदारी में समझौता जो होता है वो लिख करके करते हैं। तो वो कौन कौन सी बातें हो सकती है? व्यापार जब शुरू होता है तो वो कौन कौन सी बातें होती हैं जिनके बीच जो वो समझौते के रूप में करते हैं, वो बातें कौन सी होती है? देखो, बहुत सारी बातें हैं, लेकिन हम मुख्य मुख्य बिंदु पर चर्चा करते हैं और बाकी मौके आपको बता देंगे। फर्म का नाम, जैसा कि मैंने बताया था आपको, फर्म का नाम व पता। व्यक्तिगत रूप से साझेदार कहलाते हैं, सामूहिक रूप से फर्म कहलाती है। सामूहिक रूप से क्या कहलाती है? फर्म कहलाती है। व्यक्तिगत रूप से सभी साझेदार, मालिक, स्वामी साझेदार कहलाते हैं। और सामूहिक रूप से जितने भी साझेदार हैं उनको हम नाम देते हैं फर्म का। पूर्व में हम पढ़ चुके हैं इस बात को। तो साझेदारी संलेख में लिखा जाएगा कि उनकी फर्म का जो उन सब के नाम का प्रतिनिधित्व करेगी, वो फर्म का नाम होता है। फर्म का नाम क्या होगा ये डिसाइड करना होगा। पता क्या होगा फर्म का? साझेदारों के नाम व पते, साझेदारों के क्या नाम है और उनके क्या पते हैं। साझेदारों के नाम व पते, साझेदारों के नाम व पते कि पार्टनर्स का क्या नाम होगा और पार्टनर्स का एड्रेस क्या होगा, ये चीज आपको देखनी होगी। ये पहले से लिख के तय करना होगा कि कौन कौन से पार्टनर हैं और उनका एड्रेस क्या है। फिर व्यवसाय, आपका व्यवसाय किस प्रकृति का है, आपका जो बिजनेस है वो किस प्रकृति का है, नेचर क्या है बिजनेस की, वो नेचर आपको यहाँ पे लिखनी होगी कि ट्रेड बिजनेस है या सर्विस बिजनेस है, किस प्रकार का आपका बिजनेस है, उसकी आपको नेचर लिखनी होगी। तो व्यवसाय की प्रकृति, उसके पश्चात साझेदारों ने जो तय किया है लाभ हानि अनुपात, कि वो लाभ हानि किस अनुपात में बांटेंगे। लाभ हानि अनुपात उनका क्या होगा वो तय हो जाएगा। उसके बाद में साझेदारों की पूंजी, साझेदारों की पूंजी कि वो पूंजी कितनी लाएंगे, कौन कितनी पूंजी लगाएगा, ये भी तय हो जाएगा। कौन कितनी पूंजी लगाएगा, कौन नहीं लगाएगा। कई ऐसे भी पार्टनर होते हैं जो वर्किंग कैपिटल मतलब कार्यशील पूंजी नहीं लगाते हैं और केवल वो कार्य करते हैं बिना पूंजी के। तो साझेदारों की पूंजी निश्चित करनी होगी, कौन कितनी लगाएगा, ए बी सी जो भी है, राम श्याम मोहन, कौन कितनी पूंजी लाएगा, कौन लाएगा या नहीं लाएगा। कोई साझेदार वर्किंग पार्टनर भी हो सकता है, केवल कार्य करने वाला साझेदार हो सकता है। तो ये भी पहले से ही तय हो जाएगा कौन कितनी पूंजी लगाएगा। पूंजी पर ब्याज से संबंधित प्रावधान, पूंजी पर ब्याज से संबंधित प्रावधान कि अगर पूंजी आपने लगाई है तो उस पर ब्याज आपने अगर पहले से सोच रखा है कि पूंजी पर ब्याज मिलेगा तो कितना प्रतिशत होगा, ये भी दर पहले से तय कर ली जाए। आहरण पर ब्याज, आहरण पर ब्याज भी तय कर लिया जाए। मतलब ये बहुत सी बातें जो साझेदारों के मध्य तय होती है। साझेदारों की वेतन, साझेदारों के वेतन, कमीशन व पारिश्रमिक, पारिश्रमिक, वेतन, कमीशन और पारिश्रमिक। साझेदार
जैसे साझेदार तय कर लेते हैं कि किसको कितना वेतन देना है, किसको कितना कमीशन देना है, ये पहले से पारिश्रमिक देना है, अतिरिक्त कुछ भी ब्याज के अतिरिक्त अगर कुछ भी उसको दिया जाना है तो वो भी पहले से तय कर लिया जाएगा कि किसको कितना वेतन, कमीशन, बोनस, पारिश्रमिक दिया जाना है। ये भी पहले से ही आपको तय कर लेना है और तय करके इसमें आपको लिख देना है। नए साझेदार के प्रवेश से संबंधित प्रावधान, नए साझेदार के प्रवेश से संबंधित प्रावधान। नए साझेदार अगर कोई प्रवेश करता है, नए साझेदार के प्रवेश का प्रावधान, प्रवेश व निवृत्ति के प्रावधान पहले से ही तय कर लिए जाएं कि नया साझेदार अगर प्रवेश करेगा तो किन शर्तों पर प्रवेश करेगा, और निवृत्त होता है तो उसको कौन सी विधि से आपको खाते रखने हैं या उसको भुगतान करना है, भुगतान की विधि हो जाएगी, प्रवेश से संबंधित नियम हो जाएंगे। ये सभी चीज़ें अंकेक्षण से संबंधित प्रावधान, मतलब इसी को देख करके आपको जो आपका साझेदारी व्यवसाय है उसके खाते तैयार करने हैं। वित्तीय और अवित्तीय, मैनेजमेंट से संबंधित और वित्त से संबंधित, ये सारे प्रावधान इसी में लिखे हुए हैं। आप जो अकाउंटिंग करोगे वो अकाउंटिंग आपको पार्टनरशिप डीड के अकॉर्डिंग करनी होगी, और भविष्य में अगर कोई विवाद होता है तो वो भी पार्टनरशिप डीड को देखकर ही उसको सुलझाना होगा। ये पार्टनरशिप डीड में मुख्य मुख्य जो बातें लिखी जाती है वो मैंने लिखी है। उसमें बहुत सी बातें हो सकती है, जैसे मैंने बताया कि अंकेक्षण से संबंधित प्रावधान, पुस्तकें आप कौन सी विधि से रखेंगे उससे संबंधित प्रावधान हो सकता है, और जैसा कि ख्याति से संबंधित साझेदार अगर निवृत्त होता है, प्रवेश होता है, तो ख्याति का क्या प्रावधान होगा, ख्याति से संबंधित भी हो सकता है। अगर कोई साझेदार दुर्व्यवहार करता है फर्म के साथ में, दुर्व्यवहार का मतलब साझेदारी व्यवसाय के जैसा ही व्यवसाय वो करता है तो वो व्यवसाय के साथ में दुर्व्यवहार या चीटिंग हो सकती है, तो उस स्थिति में उस पर कपटपूर्ण व्यवहार का पर क्या उस पर आपको दंड लगाना होगा। ये बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारे आप पहले से ही जो भविष्य में विवाद हो सकते हैं वो चीज़ें लिख करके नोट डाउन करके रखना ही साझेदारी संलेख में लिखी जाने वाली मुख्य बातें हैं। साझेदारी संलेख में कौन कौन सी बातों का उल्लेख किया जाता है, वो बातें, मुख्य बातों का उल्लेख हमने जो किया जाना है वो मुख्य बातें समझिए, और बाकी भी चीज़ें मैंने आपको बताई कि दिमाग में रखना होगा कि साझेदारी संलेख में कौन कौन सी बातें लिखी जाती हैं। अब अगला बिंदु जो पढ़ते हैं वो साझेदारी संलेख के अभाव में लागू होने वाले नियम पढ़ेंगे। अगला जो बिंदु है वो साझेदारी संलेख के अभाव में लागू होने वाले नियम। अगला पॉइंट है साझेदारी संलेख के अभाव में लागू होने वाले, साझेदारी संलेख के अभाव में लागू होने वाले नियम। देखो, साझेदारी संलेख के अभाव में लागू होने वाले नियम कौन से होते हैं वो आपको जानना है। इस बेस पे आपको प्रैक्टिकल क्वेश्चन भी करना पड़ सकता है, कई बार प्रैक्टिकल क्वेश्चन ऐसा आ जाता है। ये तो थ्योरेटिकल पोर्शन पढ़ा रहा हूँ आपको। साझेदारी संलेख के अभाव, अभाव का मतलब जहाँ पे साझेदारी संलेख नहीं हो, अभाव हो इसका, इसकी एब्सेंस हो, इसकी एब्सेंस में आपको कौन से नियम लगाने हैं। साझेदारी संलेख तो आपने पूर्व में पढ़ा, अभी अर्थ क्या था उसके अंतर्गत क्या क्या बातों का उल्लेख किया जाता है वो भी अभी
इसी क्लास में आपने पढ़ा। अब जो पढ़ा रहा हूँ वो ये है अभाव हो, साझेदारी संलेख नहीं लिखा हो, सिर्फ मौखिक समझौता हो। समझौता लिखित या मौखिक हो सकता है। तो भविष्य में अगर किसी भी प्रकार का विवाद होता है और मौखिक समझौता अगर साझेदारों के बीच में है, तो उस स्थिति में ये नियम लागू होते हैं। साझेदारी संलेख के अभाव में लागू होने वाले नियम, भारतीय साझेदारी अधिनियम 1932 के जो नियम हैं वो नियम स्वतः ही लागू हो जाते हैं। वो नियम ये हैं जो मैं पढ़ा रहा हूँ। पहला नियम है सभी साझेदारों को लाभ हानि बराबर बराबर बांटा जाएगा। साझेदारों को लाभ हानि बराबर बराबर बांटा जाएगा। सभी साझेदारों को लाभ हानि बराबर बराबर बांटा जाएगा। ये पहला नियम है। यदि उन्होंने मौखिक में किसी प्रकार का समझौता कर रखा है, 5-3-2 में बांटेंगे या 3-2-1 में बांटेंगे, या जैसे भी उन्होंने समझौते में कर रखा था, अब वो समझौता मौखिक विवाद की स्थिति में लागू नहीं होगा। सभी साझेदार समान अनुपात या बराबर अनुपात में लाभ हानि बांटेंगे। दूसरा है पूंजी पर ब्याज नहीं दिया जाएगा। अगर उन्होंने मौखिक समझौते में ऐसा कर रखा है कि पूंजी पर ब्याज 10%, 12% वार्षिक या 15% वार्षिक दिया जाएगा, अब विवाद की स्थिति में नियम कौन सा लागू होगा? पूंजी पर ब्याज नहीं दिया जाएगा। पूंजी पर ब्याज नहीं दिया जाएगा। साझेदारों के द्वारा जो फर्म से आहरण किया जाता है, पैसे निकाले जाते हैं, तो उस पर भी ब्याज से संबंधित उन्होंने कोई मौखिक समझौता कर रखा होगा। वो विवाद की स्थिति में अब ये नियम लगने पर नहीं वसूला जाएगा। आहरण पर ब्याज नहीं वसूला जाएगा। आहरण पर ब्याज नहीं वसूला जाएगा। चौथा पॉइंट है वेतन, बोनस, पारिश्रमिक से संबंधित कोई प्रावधान नहीं होगा। मतलब आपको किसी भी प्रकार का अतिरिक्त वेतन, बोनस, कमीशन नहीं दिया जाएगा। साझेदारों को अतिरिक्त वेतन, बोनस, वेतन, कमीशन व पारिश्रमिक दे नहीं होगा। पारिश्रमिक दे नहीं होगा, अर्थात नहीं दिया जाएगा। पांचवा पॉइंट है पूंजी के अतिरिक्त साझेदार फर्म को ऋण देता है तो उस पर 6% वार्षिक ब्याज दिया जाएगा। साझेदार को अतिरिक्त ऋण पर, साझेदार को अतिरिक्त ऋण पर 6% वार्षिक ब्याज दिया जाएगा। 6% वार्षिक ब्याज दिया जाएगा। दो बिंदु इसके और हैं। मुख्य बिंदु ये हैं, इससे संबंधित अगर कोई क्वेश्चन आता है, मान लो आपको पार्टनरशिप
डीड नहीं है, प्रश्न में लिख दिया साझेदारों के मध्य समझौता नहीं हुआ या समझौते का अभाव है, कोई समझौता नहीं हुआ, उस स्थिति में आपको लाभ हानि बराबर बांटना होगा। पूंजी पर ब्याज से संबंधित अगर कोई प्रावधान है तो नहीं देना। आहरण पर ब्याज से संबंधित कोई आपको सूचना दे रखी है तो वो भी आपको वसूल नहीं करना। वेतन संबंधी कोई प्रावधान है तो वो भी वेतन आपको नहीं देना होगा। मतलब प्रैक्टिकल करते समय आपको ये नियम दिमाग में रखने होंगे जब प्रश्न ये बात लिख देता है तो। और अतिरिक्त कोई ऋण देता है तो उसको वार्षिक 6% वार्षिक भी आपको देना होगा। ये नियम ये फॉलो होगा उस समय। तो थ्योरेटिकल क्वेश्चन भी आ सकता है, बोर्ड में आया हुआ है, और प्रैक्टिकल में भी ये अपना प्रभाव रखता है। और इसके मुख्य बिंदु तो यही है। छठा पॉइंट है साझेदार में अपने साझेदारी व्यवसाय में प्रबंधन में और साझेदारी के प्रबंधन में हिस्सा लेने का अधिकार रखते हैं सभी साझेदार, और फर्म के लेखा पुस्तकों को देखने और उसकी प्रतिलिपि प्राप्त करने का भी अधिकार रखते हैं। ये मुख्य बिंदु है आपने जो पढ़े, और इसको आपको रिवाइज करना, बाकी हम अगली क्लास में पढ़ेंगे। धन्यवाद।